डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, बेरूत पर इजरायली हमले तेज। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम से किया इनकार। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया। ममता बनर्जी ने लगाया केंद्र पर आरोप, कहा केंद्र सरकार एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की योजना बना रही है। चुनाव के लिए बीजेपी अपने लिए बना रही है अनुकूल माहौल। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देना पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ को पड़ा महंगा। कांग्रेस ने 3 साल के लिए निकाला। ईद का चांद दिखने के बाद आज मनाया जाएगा ईद। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी मुबारकबाद, भाईचारे का दिया संदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां मिडिल ईस्ट की जंग जारी है। जंग का 22वां दिन। ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। बगदाद एयरपोर्ट के पास धमाके, बेरूत पर इजरायली हमले तेज हुए। तेहरान और आसपास के इलाकों में धमाके। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम से किया इनकार। ट्रंप ने नाटो देशों को बताया कायर। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इजरायल की और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य बेस है, पर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। यह जानकारी कई अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमले करने की पुष्टि की। सेना ने कहा कि वह शहर के कुछ इलाकों को निशाना बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 मार्च के बाद से इजरायल के हमलों में लेबनान में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हाल ही में बेरूत के दक्षिणी घनी आबादी वाले इलाकों में 6 क्षेत्रों में लोगों को जबरन खाली करने की चेतावनी भी जारी की गई थी। ईरान की राजधानी तेहरान में 2 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। तेहरान के दक्षिण में स्थित शहर शाहर ए रे, पश्चिम में करज और मध्य ईरान के ऐतिहासिक शहर इफ्तहान में हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर अपनी सख्त टिप्पणी की। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन युद्ध विराम पर कोई विचार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जब आप सामने वाले पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं तो युद्ध विराम नहीं होता। हमारा मकसद ये नहीं है कि ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी और इजरायली कार्रवाइयों में ईरान की नौसेना, वायुसेना और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने सैन्य दृष्टि से वे समाप्त हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि विजय हासिल करना। ट्रंप ने ईरानी शासन की आलोचना करते हुए कहा कि हमने बहुत बड़ी कड़ी मार दी है, ये लोग अपराधी और निर्दयनीय हैं। मुझे हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले 3 युवाओं को फांसी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के साथ न देने पर नाटो सहयोगी देशों पर भी नाराजगी जताई। ट्रंप ने कहा कि नाटो देश कायर है और अमेरिका के बिना यह गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वे न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब यह लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है तो वे तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें भी पीछे हट रहे हैं। Hitting them awfully hard. I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're
वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके से संघर्ष जारी है, 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है दोनों देशों के बीच, वहीं अब ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है कि वो युद्ध विराम नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जब अब युद्ध के कुछ ही दिन बाकी हैं, 1 महीने पूरे होने में, तो ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं उससे अब लग तो रहा है कि युद्ध अपने अंतिम चरण पर है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने कल हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त मिलिट्री बेस है, उस पर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, उससे यह लगता नहीं है कि यह युद्ध जो है इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। रिपोर्ट्स के जो आई हैं उसके अनुसार 2 मार्च के बाद से इजराइल के हमलों में लेबनान में काफी बड़ी तबाही मची है। 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को इस युद्ध के जरिए पूरा करने में लगा हुआ है। हालांकि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के जवाबों का कड़ा मुकाबला किया है और ईरान ने कल यह एक दावा किया है कि अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर को उसने निशाना बना करके गिरा दिया है और इस तरीके से अमेरिका का अहंकार उसने चूर कर दिया है। लेकिन अब जो ट्रंप का जो नया बयान आया है उसके अनुसार तो लग तो रहा है कि ट्रंप अब शांति की कोशिश करेंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर के कहा है ट्रंप ने कि हम इसको सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए सहयोगी देश जिन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से नाता है, जिसके देशों को तेल जाता है, उनको पहल करनी होगी। अब यह देखना है कि बाकी देश ट्रंप की इस पहल पर क्या जवाब देते हैं और युद्ध कितनी जल्दी और कितनी दिनों में शांत होता है। जी ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है लखनऊ से। सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक, आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी रहे शामिल। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर अहम चर्चा, इस सूत्रों के हवाले से पता चला है। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग गठन पर मंथन, यूपी भाजपा की नई कमेटी पर विचार, आयोग निगमों में कार्यकर्ताओं के समायोजन पर चर्चा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर जोर, विधानसभा चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश, सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की रणनीति, पिछली सरकार से तुलना का अभियान चलेगा। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आनंद, अब सीएम आवास पर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, तो क्या ये यूपी विधानसभा चुनाव की कोई रणनीति तय करेगी? बैठक में क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम ये बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भाजपा जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक। और न सिर्फ इसमें जो बीजेपी से जुड़े संगठन है, बीजेपी के संगठन के लोग शामिल थे, बल्कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, इसके पदाधिकारी भी पूरी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में थे और ये माना जा रहा है कि इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। चाहे आप ये बात करें कि जो मंत्रिमंडल विस्तार प्रयास काफी समय से लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, ऐसा बताया जा रहा है। होता ये है कि जो संघ की अमूमन बैठकें होती है, जो संघ बैठकें करता है, इससे ज्यादा जानकारी हो क्योंकि उसका कोई बाइट वर्जन नहीं आता है। तो लेकिन ये जो अंदर हवाले खबर उसमें ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसमें अहम चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन होना है, जिसका पंचायत चुनाव अभी तक रुका हुआ है, उस पर मंथन किया गया इस पूरे बैठक में। और भाजपा कोर कमेटी जिसका मैं कल जिक्र किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी गठन होना है, संगठन का विस्तार होना है, पूरे जिला स्तर पर नई कमेटियां बनी हैं, उसको लेकर ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई है, जिसमें के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। वहीं इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे ममता के हमलावर तेवर। ममता बनर्जी ने लगाया केंद्र पर आरोप, एनआरसी और जनगणना के नाम पर नागरिकता छीनने की योजना। ममता बोली,
चुनाव के लिए बीजेपी अपने लिए बना रही है अनुकूल माहौल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी ने राज्य में अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन लगा दिया है और राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक फेरबदल के पैमाने ने आवश्यक सेवाओं को बाधित कर दिया है और राज्य की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया है, जिससे चुनाव वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव के बाद एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों को नागरिकता छीनने की योजना बना रही है। यह मोदी सरकार की एक गहरी साजिश है। उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं। उनकी गतिविधियां ऐसे साबित करती हैं। यह शासन और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है, खासकर चुनाव के दौरान। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार ने एक भी वादा नहीं निभाया। वे कंपनियों को निजी संस्थाओं और औद्योगिक घरानों की बेचने की रणनीति अपनाते हैं, जो पैसे चोरी करके विदेश भाग जाते हैं। अब वे बंगाल को लाना चाहते हैं। बाहरी ताकतें राज्य की सीमाओं के पार हथियार और अवैध धन की तस्करी करने की कोशिश कर रही है, ताकि सांप्रदायिक असमंजस पैदा किया जा सके। ये क्षेत्र को अस्थिर करने और अप्रत्यक्ष केंद्रीय नियंत्रण को सही ठहराने के प्रयास है। ममता बनर्जी ने अपरिचित क्षेत्रों में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षणों के रूप में कई आईएएस अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की आलोचना की। सवाल किया कि ऐसे अधिकारियों को उन वास्तविकताओं के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिन्हें वे समझ नहीं पाते। उन्होंने संभावित कमी के दौरान खाद्य विभाग के प्रधान सचिव के स्थानांतरण को प्रणालीगत व्यवधान का एक प्राथमिक उदाहरण बताया। सब धर्म को, सब वर्ण को, सब कम्युनिटी को, घर घर में जो माँ बहन आप लोगों को खाना बनाते हैं, आप लोगों को इतना दिन रोजा करने के लिए खाना दिया है। आप छाता नीचे कीजिए। आप मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। आपका दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है। एक बारिश का दो दिख होता है। एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा है अल्लाह, जितना भी मुश्किल आए ना, और मुश्किल आपको आसानी से सवाल कर लेगा। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है रांची से। रांची में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव निष्कासित। कांग्रेस ने माना सुशासन का उल्लंघन। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देना पड़ा भारी। कांग्रेस ने 3 साल के लिए निकाला। झारखंड की सियासत में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना महंगा पड़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने जानकारी दी कि पार्टी की अनुशासन समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया। समिति के संज्ञान में यह बात आई कि योगेंद्र साव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की वर्तमान गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अनुशासनहीनता टिप्पणियां कर रहे थे। बताया गया कि हाल ही में उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए भी सरकार के खिलाफ अनुचित बयान दिए, जिससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने इसे संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन माना। खास बात यह है कि झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी साझेदार है। ऐसे में इस तरह के सार्वजनिक बयान पार्टी की मर्यादा के खिलाफ माने गए हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। तृप्ति, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जिस तरीके से अब पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी से निकाल दिया गया है, वो भी 3 साल के लिए। जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, योगेंद्र साव जो कि पिछले कुछ समय से लगातार ही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। उनकी बयानबाजी जो थी वो पार्टी के हित में नहीं थी। काफी समय से
देखा जाए तो इस बजट सत्र के दौरान, जो विधानसभा बजट सत्र चल रहा था, उस वक्त उन्हें डिटेन भी किया गया था उनके बयानबाजी की वजह से। और पूरा ये अगर जो हुआ, ये फैसला लिया गया है, पूरी तरह से ये फैसला सिर्फ एक वजह, सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण लिया गया, वो ये है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की। कल जिस तरीके से एनटीपीसी के द्वारा उनके घर को जमींदोज किया गया था, बुलडोजर ढाकर। ठीक है तृप्ति, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है मुंबई से। फर्जी बाबा विवाद, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा। इस्तीफे में किसी तरह का खेद नहीं जताया। विपक्ष ने आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर पर हमला बोला। महाराष्ट्र की नासिक में फर्जी बाबा विवाद ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। इस मामले में विपक्ष ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर पर हमला बोला है और उनके इस्तीफे की मांग की थी। आखिरकार चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया, लेकिन उनके इस्तीफे में किसी तरह का खेद नहीं जताया गया। विपक्ष का कहना है कि यह मामला सिर्फ चाकणकर तक सीमित नहीं है और इसमें और बड़े लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस मामले में देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चाकणकर इस मुद्दे के पर झूठ बोल रही हैं और नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या है पूरा फर्जी बाबा विवाद, विस्तार से बताइए जरा। जिस तरह से महाराष्ट्र के नासिक में फर्जी बाबा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें कई महिलाओं से अत्याचार करते हुए एक क्लिपिंग था जिसपे शिकायतें की गई थी और इसके बाद नासिक पुलिस ने पूरे मामले पे जांच करके उन पे कार्रवाई की है। हालांकि बाबा को अपने गिरफ्त में लिया है, कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है। जब उस पर रेड की गई थी, जब उस पर इंट्रोगेशन किया गया था, तो कई सारे डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कई राजनेताओं के साथ उनके फोटोज हैं। वहीं रूपाली चाकणकर भी एक उनकी जो कमेटी थी उसमें वो सदस्य थी और कई ऐसे वीडियो थे जो पूजा पाठ के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे। तो वहीं जिस तरह से राज्य महिला आयोग के पद पे रूपाली चाकणकर थी, उन पे आरोप लगाए जा रहे थे कि इस तरह के राज्य महिला आयोग की तरफ से इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उनका खुद ही एक वीडियो उसमें उन बाबाओं के साथ में पूजा करते हुए आया है। तो इस पर विपक्ष पूरी तरह आरोप लगा रहा था। विपक्ष का कहना था कि इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्ष की तरफ से इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही थी। तो कल उन्होंने अपना इस्तीफा अजित पवार गट के सुमित्रा पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि उसमें ये भी लिखा गया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तर में जांच हो और विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस जांच में कई और जो है नाम सामने आ सकते हैं, खुलासे हो सकते हैं, डिजिटल एविडेंसेस बहुत हैं उसके अंदर। तो राजनेताओं का साथ में जो फोटोज हैं, तो इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो जिस तरह से उन्हें इस्तीफे की मांग की गई थी, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। और वहीं विपक्ष की तरफ से ये भी मांग है कि जो राज्य महिला आयोग का जो पद है वो किसी पूर्व आईपीएस अधिकारी या रिटायर्ड जज को देना चाहिए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। अगर ऐसा कोई उस पर करता है तो राज्य महिला आयोग की तरफ से कड़क जो है एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा देने के बावजूद भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर भी मामला दर्ज करके जांच की जाए ताकि सच बाहर आ सके। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश भर में ईद उल फितर की रौनक। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति मुर्मू ने भाईचारे का संदेश भी दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। हर ओर दिखा भाईचारा और अमन। मौलाना बोले, सड़कों पर ना करें इबादत। रमजान के 30 रोजों के बाद जैसे ईद का चांद नजर आया, देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदों से ईद का ऐलान हुआ और लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद मुबारकबाद दी। इसके साथ ही भाईचारे का संदेश भी दिया। दिल्ली में ईद उल फितर के मौके पर जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और अन्य प्रमुख स्थानों पर ड्रोन, एआई आधारित निगरानी और अतिरिक्त बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया।
और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है कानपुर से। कानपुर की बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज को लेकर रविवार सुबह भारी उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। तड़के से ही नमाजियों का हुजूम ईदगाह परिसर में उमड़ पड़ा, जिससे पूरे क्षेत्र में रौनक बढ़ गई। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। भीड़ को नियंत्रित और सुव्यवस्थित रखने के लिए करीब 250 वॉलंटियर लगाए गए, जो ह्यूमन चैन बनाकर नमाजियों को दिशा दे रहे थे और उन्हें निर्धारित स्थानों तक पहुंचा रहे थे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए नमाज 2 शिफ्ट में अदा कराई जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे और दूसरी शिफ्ट सुबह 9:30 बजे संपन्न हुई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर नमाज अदा ना करें और केवल ईदगाह परिसर के भीतर ही नमाज पढ़ें, ताकि यातायात और कानून व्यवस्था बनी रहे। ईदगाह में पानी, बिजली और पंखों की समुचित व्यवस्था भी की गई है, जिससे नमाजियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अनुमान है कि इस वर्ष करीब 3 लाख से अधिक नमाजी ईदगाह पहुंचे, जो शहर में ईद के पर्व की व्यापकता और उत्साह को दर्शाता है। ईद का दिन है आज 21 मार्च 2026 में जो ईद उल फित्र का जो शुभ त्योहार है, उसमें आज यहाँ बेला झाबर जो हमारी मरकजी ईदगाह के रूप में जानी जाती है कानपुर नगर में, वहाँ पर लोगों ने काफी भारी संख्या में नमाज अदा की है और आज एक शुभ अवसर है। मौसम भी बहुत अच्छा है। आज मेरी ओर से सभी कानपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाईचारे से मिलजुल कर और देश की भावना को आगे बढ़ाते हुए ईद को मनाएं, ऐसी मेरी सभी को शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।